नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव वीडियोवादनी V2 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिजिक्स का तीसरा पाठ है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, कहते किसे हैं? मान लीजिए कोई एक माध्यम है विरल और दूसरा माध्यम है सघन। देखिए, इस पृथककारी पृष्ठ, ये कोई पृथककारी पृष्ठ है जिसके ऊपर दूसरा माध्यम है, कोई दूसरा माध्यम है और जिसके नीचे कोई दूसरा अलग माध्यम है। ऊपर अलग है और नीचे अलग है। तो देखिए, दोनों की तुलना करते हैं कि किसके बनावट में अणु पास पास है और किसके बनावट में अणु दूर दूर है। मान लीजिए ये पहला हमारा माध्यम हो गया वायु और दूसरा हमारा माध्यम हो गया कांच। अब दोनों की तुलना करेंगे। वायु के जो कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और जो कांच के कण होते हैं वो नजदीक होते हैं। तो यानी ये सघन हो गया, इसे सघन माध्यम कहेंगे और जिस माध्यम की इन दोनों की तुलना करेंगे, ये नहीं कि दूसरे किसी माध्यम से तुलना करेंगे। तुलना तो सिर्फ इस फिगर में ऊपर, इस पृथककारी पृष्ठ के ऊपर और नीचे वाले माध्यम में तुलना करते हैं। तो देखेंगे कि वायु और कांच में तुलना करने पर आपको पता चलेगा जो वायु के जो अणु है वो कांच के अणु से दूर है, इसलिए वायु विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम हो गया। और देखेंगे जो कांच के जो अणु है, परमाणु है, जो उनके दिखाई दे रहे हैं सिंबल जो है कांच का, इसमें जो उनके अणु होते हैं वो वायु के अणु से काफी नजदीक होते हैं। ठीक, तो क्या है ये, इससे क्या है, नजदीक है इसमें इनके परमाणु, इनकी अपेक्षा, वायु की अपेक्षा, तो इसे कहेंगे ये है सघन माध्यम। दो माध्यम हो गया, विरल और सघन। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आई, उसके बाद इस दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर गई, अंदर गमन कर रही है। इसमें होता क्या है अपवर्तन में कि इसी पृथककारी पृष्ठ पर जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करना शुरू कर देती है, जिस पॉइंट से इस माध्यम में आने की कोशिश करती है उसी माध्यम में थोड़ा सा विचलन हो जाता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, बताया गया था कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो इसका सीधा मिलाने पर आपको ये सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश किरण में होता ऐसा नहीं है। अपवर्तन में या तो ये इससे नीचे हो जाती है या ऊपर हो जाती है। तो इसी घटना को जो ऊपर हो रही है, प्रकाश किरण सीधी रेखा में न चलकर इससे ऊपर या नीचे हो रही है, इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको फिगर की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन को हम परिभाषित कहेंगे जब प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण हो गई, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो एक माध्यम ऊपर विरल है, इसमें क्या है, सघन है। दोनों फिगर जो है उसमें अपवर्तन को ही समझाया गया है। कभी अभिलंब से दूर जा रहा है और ये जो रेखा है ये अभिलंब कहलाती है। अब समझने की कोशिश करेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? कहेंगे वह प्रकाश किरण जो पहले माध्यम में गमन करती है, पहले माध्यम में चलती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। इसका कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसे ए कह दिए, इसे ओ कह दिए। अब देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण जो पहले माध्यम में गमन करती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जिसे ओ ए से प्रदर्शित किया गया है या चित्र में ओ ए से दिखाया गया है। आप इसे कुछ भी दिखा सकते हैं। उसके बाद अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तन में क्या होता था? आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब अपवर्तन में क्या हो जाएगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। तो हेडिंग से ही हम इसको आराम से, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, कहेंगे अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? कहेंगे वह प्रकाश किरण जो दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं?
और देखिए इसको ए का जी इसको बी भी कह सकते हैं, कहेंगे जो फिगर में ए बी से प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है। अब कहेंगे आपतन बिंदु किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, कहेंगे कि वह बिंदु परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर गिरती है या मिलती है, या ऐसे कहेंगे कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ए से दिखाया गया है। इसमें भी वही है, दोनों फिगर सेम है, इसमें भी वही कहेंगे कि वह आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसे आप जो मानिए ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, जो मानेंगे वही कह देंगे कि आपतन बिंदु को चित्र में ए से या बी से दिखाया गया है। आगे क्या है, आगे हमें हमारा है अभिलंब किसे कहते हैं, कहेंगे कि आपतन बिंदु परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु से डाला गया लंब। परावर्तक पृष्ठ नहीं, ये परावर्तक पृष्ठ नहीं है, थोड़ी सी गलती हो गई, इसे परावर्तक पृष्ठ नहीं कहते, ये है दोनों माध्यमों का पृथककारी पृष्ठ, अलग करने वाला पृष्ठ। तो कहेंगे पृथककारी पृष्ठ पर आपतन बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब चाहे वो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में डाला गया है, तो ये हमारा दो पृथककारी पृष्ठ हो गया और इसी पे हमारा अभिलंब है, वो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पे जो हम लंब डालेंगे वही रेखा हमारी कहलाएगी अभिलंब। अब आगे है हमारा आपतन कोण किसे कहते हैं, बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से दिखाते हैं, हो गया। अब अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। आगे हमारा है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। देखिए अब हमारा है, मान लीजिए पहले विरल माध्यम मान लीजिए या सघन माध्यम, तो मान लेते हैं कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। पहले हम सघन माध्यम किसे कहते हैं इसको जानेंगे। कहेंगे कि अपवर्तित किरण, ये हमारी क्या है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष यदि अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब ये है यदि अपवर्तित किरण, ये वाली जो प्रकाश किरण है ये हमारा अभिलंब, यदि इसके नजदीक हो जाएगी तो इस दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कह देते हैं। और इसमें क्या है विरल माध्यम किसे कहते हैं, यदि अपवर्तित किरण, ये हमारी अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। देखिए फिर से बताने जा रहे हैं कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। कहेंगे अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष यदि अभिलंब से नजदीक हो रही है, या इस तरह कहेंगे यदि अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहेंगे। दूसरा क्या है विरल माध्यम किसे कहते हैं, कहेंगे यदि अपवर्तित किरण, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की प्रवेश करती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। कहेंगे कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। अब देखिए, अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन होता है किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के कारण। अगली हमारी हेडिंग है अपवर्तन के कारण। देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, जैसे निर्वात में सबसे अधिक होती है, वायु में उससे कम होता है, उसके बाद द्रव में, द्रव जैसे तेल, उसके बाद हो गया हमारा जल, इसमें जो है प्रकाश की चाल और कम हो जाती है। ठोस में नहीं, देखिए उल्टा हो गया, निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, उसके बाद द्रव में उससे कम होती है, ठोस में उससे भी कम होती है। तो हम पढ़ेंगे अपवर्तन के कारण।
मेन अपवर्तन का कारण जो होता है, हेडिंग है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का मेन कारण है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद वायु में उसकी चाल यानी गैस में चाल जो होती है निर्वात से कम होती है। फिर द्रव में वायु से यानी कि गैस और निर्वात से भी कम होती है, ठोस में उससे भी कम होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपवर्तन के कारण, क्या कारण है जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो पहली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। कहेंगे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यानी मान लीजिए ये हमारा वायु, ये एक प्रकार का क्या हो गया, गैस माध्यम हो गया, और ये क्या हो गया, मान लीजिए जल, तो ये हमारा द्रव माध्यम है। हमने आपको बताया कि गैस में प्रकाश की चाल द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, और द्रव में जो प्रकाश की चाल होती है वो गैस की अपेक्षा, यानी समझेंगे इस प्रकार कि ये गैस है, यानी इसमें जो प्रकाश की चाल है इसकी तुलना में, ये द्रव है इसकी तुलना में अधिक होगा इसमें, और द्रव में जो प्रकाश की चाल होगी इसकी तुलना में कम होगा, यानी प्रकाश की चाल इसमें अधिक है इसमें कम है। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अतः जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है या नजदीक आती है, अभिलंब से दूर हटती है या नजदीक आती है, जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण है उसकी जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तीसरा है अपवर्तन के नियम। देखिए परावर्तन की तरह इसमें भी दो नियम थे, कहते हैं अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण तथा आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, कहेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए दूसरा नियम यही है हमारा, क्या है, I को बोलते हैं आपतन कोण और R को बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसलिए कहेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I अपान sin R इक्वल टू नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस नियतांक के स्थान पर हम n को भी रख सकते हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा sin I अपान sin R, नियतांक के स्थान पर n लिख देंगे, जो क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, जिसमें पहला है किसी ग्लास या बीकर में रखा हुआ पेंसिल या जड़। कहने का मतलब है ग्लास में यदि आप जल भर दीजिए और उसमें पेंसिल या कोई छड़ रख दीजिए तो आपको टूटी हुई दिखाई देती है। जैसे हम आप लोगों को एक फिगर बना देते हैं, यहाँ पर एक ग्लास है, इसमें पूरा ऊपर तक जल भर दीजिए और इसमें कोई पेंसिल इस तरह आप रखेंगे तो आपको इस तरह दिखाई देगी, टूटी हुई दिखाई देगी। तो पहला क्या कहेंगे कि किसी जल भरे ग्लास या बीकर में डाली हुई पेंसिल या छड़ टूटी हुई दिखाई देती है, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है रात्रि के समय ताप परिवर्तन के कारण, दिन में ताप हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, रात्रि में कम हो जाता है, तो ताप परिवर्तन होता है। इसलिए कहेंगे रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों, हमारे जो पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके जो वायुमंडल है इसमें कई परत है, इसमें कई लेयर है, तो इनमें जो इनके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। तब इसलिए कहेंगे कि रात्रि के समय ताप परिवर्तन के कारण
वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। इसमें जो अणु होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। फिर से कहेंगे, रात्रि के समय ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल के विभिन्न परतों में घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, जिससे वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है। जिससे विभिन्न परतों में जब घनत्व कम या अधिक होगा, परिवर्तित होगा, तो वायु का अपवर्तनांक कम हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक कम हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश का लगातार अपवर्तन होगा। जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होगा और तारे में टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, चंद्रमा हमको टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि चंद्रमा तारे की तुलना में हमारी आंख पर बड़ा कोण बनाता है, यानी कि हमको तारे की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए हमको चंद्रमा टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है, जबकि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जिसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। फिर से क्या करेंगे कि रात्रि के समय ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल में विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वायु का अपवर्तनांक कम होता है और प्रकाश का लगातार अपवर्तन होने की वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा हमारा है, तीसरा क्या है? तीसरा ये कहता है कि धरातल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी जो है इससे जब ऊपर जाएंगे तो वायु के अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है। वायु के यानी कि पृथ्वी के जो धरातल है इसमें वायु का अपवर्तनांक कुछ होगा, इसके धरातल से ऊपर जाएंगे तो वहां पर वायु का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा। तो उसमें प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय सूर्य कुछ नीचे होने पर, क्षितिज से नीचे होने पर भी हमको दिखाई देता है। इसको किस तरह परिभाषित करेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कम होने की वजह से प्रकाश का वायु में बार बार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे, मतलब जहां तक दिखाई देता है क्षितिज से नीचे जाने पर भी हमको दिखाई देता है। तीसरा हो गया। अब चौथा हमारा क्या होगा? देखिए, चौथा क्या है? धरातल के समीप वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा मान लीजिए हमारी कोई पृथ्वी है, यहां पर वायु का अपवर्तनांक अधिक होगा, यहां पर अधिक होगा, तथा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है। वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूर्य, तारे, चंद्रमा, वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है, चौथे को किस तरह परिभाषित करेंगे कि पृथ्वी की धरातल पर वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है तथा धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु का अपवर्तनांक कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कम होने की वजह से प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है। प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायुयान अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, लेकिन होता नहीं है, हमको दिखता है। पांचवा हमारा क्या है कि देखिए, हम समझते हैं जैसे तालाब में चले गए, उसके किनारे हम जल को देखेंगे तो हमें अपवर्तन के कारण उसका जो नीचे का सतह है कुछ हमें ऊपर उठा दिखता है। मतलब कि अपवर्तन के कारण ही जो है हमें जल का जो नीचे उसकी गहराई है, उसका जो सतह है नीचे वाला, वो ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर है, लेकिन होता नहीं है, वो कुछ गहरा होता है। तो पांचवा कहेंगे कि जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मान लीजिए कोई तालाब है, इसकी सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जल की वास्तविक गहराई से कुछ कम गहराई दिखाई देती है। फिर से क्या कहेंगे? जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कुछ कम दिखाई देती है। पांचवा हो गया। अगली हेडिंग है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसको सिंपल से परिभाषित करेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय वह अपने दिशा को परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश को जाना सीधी रेखा में चाहिए था, यह अभिलंब से नजदीक आ गई, झुक गई या ऊपर चली जाती है, तो ये हमारा क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम समझेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं।
देखिए कहेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने दिशा में परिवर्तन कर देती है, अपने दिशा में परिवर्तन कर देती है। फिर अगली लाइन से कहेंगे कि माना प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मान लीजिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो कहेंगे कि यदि प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे निम्न सूत्र की सहायता से व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं। कहेंगे कि 1n2 इक्वल टू, यहां पर कहेंगे n2 अपान n2, यहां पर कहेंगे n2 अपान n1 इक्वल टू साइन i अपान साइन r। ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस चैप्टर में सारे सवाल को हल करेंगे। इसे क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। 1n2 को कहते हैं दूसरे माध्यम का, पीछे से इसको लिखेंगे, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। 1n2 इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन i, यानी आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात। क्या है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो n2 अपान n1 के बराबर हो सकता है या sin i अपान sin r के बराबर हो सकता है, या इनका जो अपवर्तनांक का जो अनुपात है वो इनके कोण के अनुपात के बराबर हो सकता है। अब देखिए अगली हेडिंग है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। यदि कोई प्रश्न आ गया कि कोई माध्यम दे दिया, कह दिया इसमें प्रकाश की चाल 3 है, फिर दूसरे में कह दिया कि प्रकाश की चाल 6 है, तो पूछेगा कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए इसको परिभाषित करने के लिए हम कर सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे कि निर्वात या वाय में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से संबंध क्या निकालते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा उस माध्यम, जिस माध्यम के लिए हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसमें उसकी चाल, प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखिए आगे क्या है, हम अब ये कहेंगे कि देखिए अब ये इसको एक प्रकार से और समझ लेंगे। 1n2 आसानी से समझिएगा, इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं। मान लीजिए यहां पर लिख दिया ANG, कौन किसके साथ सापेक्ष लगेगा और किसका मान हमें ज्ञात करना है, हम ये जानेंगे। इसमें हम कह सकते हैं, कहेंगे कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जैसे मान लीजिए माध्यम 1 है, माध्यम 2, जिसमें सापेक्ष लग जाएगा या लगेगा माध्यम 2 के सापेक्ष, या कह देंगे माध्यम 1 के सापेक्ष। सापेक्ष जिस माध्यम के साथ लगेगा वो वाला माध्यम n के आगे हो जाएगा और जो पूछेगा उसे पीछे कर देंगे। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कि देखिए 1 के साथ अपवर्तनांक, तो जिसके साथ अपवर्तनांक सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करेगा, जैसे देखिए यहां पर देखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि अभी बताएं कि जो सापेक्ष होता है वो n के आगे रहता है। इसमें कहेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, उल्टा का या सीधा का, तो जिसमें सापेक्ष लगेगा वो n के आगे आएगा, बाईं तरफ आएगा, और जिसका पूछेगा या जो अगला रहेगा उसे n के दाहिनी तरफ करेंगे। तो पहला क्या हो गया, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल,
भी ए अपान कांच में प्रकाश की चाल भी जी। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। सापेक्ष जिस माध्यम के सापेक्ष कहेगा, जिसमें सापेक्ष लग जाएगा जिस माध्यम में, वो माध्यम का प्रतीक हो या वो माध्यम का अपवर्तनांक आगे की तरफ आ जाएगा, n के आगे की तरफ आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसमें मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया कि वायु में प्रकाश की चाल कुछ है, कांच में प्रकाश की चाल कोई दूसरा है, पूछ लेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप सीधा सीधा रख देंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अभी आपसे एक उल्टा पूछ ले कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, एकदम आसानी से पहले क्या है जी, कहेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल भी जी अपान कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल भी ई। तो हमारा ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल लगाने का एक तरीका है। आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा आप इसी तरह इसको हल करेंगे। देखिए अब इनकी सहायता से, अपवर्तनांक की सहायता से एक बड़ा सूत्र निकालते हैं, जो कोई भी सवाल निकालना हो, कोई भी सवाल हल करना हो या लगाना हो, आप बड़ी आसानी से हल करेंगे। देखिए क्या कहेंगे, पहले तो दो हम अपवर्तनांक मान लेते हैं, सूत्र निकाल रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे कि कांच के सापेक्ष नहीं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष मान लीजिए वायु को A से लिख रहे हैं, कांच को G से लिख रहे हैं, वाटर को जल को W से लिख रहे हैं, कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए सापेक्ष किसके साथ लग रहा है, A के साथ लग रहा है, यहाँ पर N लिखेंगे तो N की बाईं तरफ क्या आ जाएगा A, और उसके आगे जो पूछ रहा है G हो गया। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल क्या कहेंगे कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होगा, C कहे या भी A कहे, चाहे C कहे चाहे भी A कहे, तो भी A कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए बटे कांच में प्रकाश की चाल भी जी, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे में क्या कहें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब है कि सापेक्ष वायु में लगा तो N के बाईं तरफ A हो जाएगा और दाईं तरफ जो अगला है G हो गया। फिर कहेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, दूसरा समीकरण बनाएंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या कहेंगे, तो सापेक्ष जो है फिर A के साथ आएगा, तो यहाँ पर A N W इक्वल। अब इसे प्रकाश की चाल से संबंध क्या होगा, A आगे है तो क्या कहेंगे, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा A W। समीकरण 1 और समीकरण 2 कहेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा A N W अपान A N G इक्वल। देख लीजिए समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं, इसलिए A N W ऊपर हो गया फिर बटे A N G हो गया इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा भी A, यहां पर हो जाएगा भी A अपान भी W, फिर अपान, पहले इसको लिख लिए, अब फिर बटे, अब A N G के स्थान पर क्या लिखेंगे, भी A अपान भी G। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, A N W अपान A N G इक्वल भी A अपान भी W इक्वल। देखिए इतना को हम पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर नीचे वाले को, इस बटे को जब हम गुणे में करेंगे तो ये दोनों राशि आपस में उल्टा हो जाएगा, मतलब VG ऊपर चला जाएगा, VG अपान VA नीचे आ जाएगा, VE। अब VA से VA कैंसिल हो गया, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको उधर लिख दे रहे हैं, यहां पर जाएगा A N W अपान A N G, वही लिख दिए इक्वल टू, क्या बचा है, बचा है VG अपान VW इक्वल टू। अभी हमने आपको बताया, अगर देखिए VG अपान VW लिखा है, इसका मतलब है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक,
यहाँ पर हो जाएगा GNW, यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं GNW। आया समझ में? यही हम निगमन करना चाहते थे। देखिए फिर से वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ये हो गया, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर दिए। अब ये भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Vg/Vw। अब Vg/Vw को लिख सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। क्यों? क्योंकि ये जो Vg दिख रहा है इसका मतलब है कि कांच में प्रकाश की चाल, फिर बटे Vw का मतलब है जल में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल को लिख सकते हैं GNW। कांच आगे हो जाएगा और N फिर W पीछे हो जाएगा, तो कहते हैं तो आगे वाले में सापेक्ष लग जाता है, इसलिए कहेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। समीकरण नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हमको याद करना था इस चैप्टर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल इसी सूत्र पर लगेंगे, इसी फार्मूला में लगेगा और कोई फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, कहेंगे कि इसमें देखिए समझेंगे कि इधर से जब आपतित किरण इधर से डालते हैं तो कुछ कोण बनाकर ये अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाकर ये कांच पर गिरता है, ये वायु है, ये कांच है, इस पे गिरेगा और अपवर्तित होगा। मान लीजिए अपवर्तन कोण कुछ हो गया। अब अगर यदि प्रकाश को इधर से डालें, अपवर्तित किरण की तरफ से डालेंगे तो जितना कोण इसके बीच बनेगा जस्ट आगे, यानी कि इधर से जो डालेंगे, इधर से जो प्रकाश डालेंगे इधर जाएगी। अगर इसी को उल्टा डालेंगे एकदम सेम व्यवहार करते हुए वो इस दिशा में चली जाएगी, जिस दिशा में पहले हम निकाले थे। अब देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को समझेंगे, किसे कहते हैं समझेंगे। देखिए ये क्या है OM, ये क्या है आपतित किरण। कहेंगे माना ये है वायु और ये कांच का सिंबल है, प्रतीक है जो दिखाई दे रहा है आपको। देखिए कहेंगे कि माना किरण OM वायु में आपतित होती है, ठीक, किरण OM वायु में आपतित होती है तथा किरण AMB, OM के बाद क्या हो गया MB, किरण MB कांच में पृष्ठ RS से अपवर्तित होती है। OM प्रकाश किरण पृष्ठ RS से अपवर्तित होती है, जिसमें I आपतन कोण है और R परावर्तन कोण है। तो कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष होता है वो बाईं तरफ जाता है। पहले N लिखेंगे, वायु के सापेक्ष तो A आगे आ गया, कांच का अपर्तनांक G पीछे हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A आगे है तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसको आप C भी लिख सकते हैं, C लिखते हैं VA इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। G में लिखेंगे VG, समीकरण नंबर 1। फिर उसके नीचे कहेंगे कि यदि प्रकाश किरण को इसके विपरीत, पहले के विपरीत यदि प्रकाश किरण MB को कांच में अपवर्तित कराया जाता है, कांच में अपवर्तित कराया जाता है तथा MO प्रकाश किरण पृष्ठ RS से अपवर्तित हो जाता है। फिर से ये कहने का मतलब ये है कि अब प्रकाश किरण को उल्टा डालेंगे, पहले प्रकाश किरण इधर से डालते थे, अब प्रकाश किरण को इधर से डालेंगे। कहेंगे प्रकाश किरण MB आपतित किरण MB को कांच से वायु में प्रवेश कराते हैं, तो MB आपतित किरण है जो कांच में प्रवेश करती है तथा पृष्ठ RS से अपवर्तित होकर वायु में चली जाती है। तो कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, क्योंकि देखिए प्रकाश किरण कांच में, पहले कोई प्रकाश किरण कांच में है, अब वो अपवर्तित होगी, पृष्ठ RS से अपवर्तित होगी और फिर अपवर्तित होकर वायु में प्रवेश कर जाएगी, जिसे हम OM से दिखाएंगे। तो कहेंगे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष पहले N लिखेंगे, कांच के सापेक्ष G आगे आ गया, जो क्योंकि जिस राशि में G सापेक्ष लगता है वो N के बाईं तरफ होता है। कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक इक्वल, अब आपको बताए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल G अपन वायु में प्रकाश की चाल VA, या इसको C लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ANG इंटू GNA। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा किए ANG गुणे GNA इक्वल, अब इसका गुणा करेंगे VA,
या सी अपान भी जी इंटू, क्योंकि गुणा कर रहे हैं यहाँ पर देखिए दोनों का मतलब एक ही है, तो आप भी ए के स्थान पर सी लिख सकते हैं। दोनों में से चाहे तो लिखिए जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर लिखेंगे भी जी अपान भी ए या सी। अब देखिए भी ए या सी से भी ए या सी कैंसिल हो गया, भी जी से भी जी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या गया 1, यानी ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू क्या गया 1, ये आ गया। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए ए एन जी को बराबर की इधर ही रहने दीजिए और जी एन ए को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए एन जी इक्वल टू 1 अपान जी एन ई, ये हो गया। आप देखिए इसमें देख रहे हैं वाल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वाल के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम यानी उल्टा है। यदि आपको दे दिया कि वाल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3 है या 1/3 है, जो भी दे देगा, पूछेगा इसी का उल्टा, कांच के सापेक्ष वाल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे देखिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, इस समीकरण 4 से हमको समझ में आ रहा है, कहेंगे कि वाल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कामा, कांच के सापेक्ष वाल का अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। अब देखिए समीकरण 4, ये वाला फार्मूला और इसके पहले वाला फार्मूला, दोनों फार्मूला का उपयोग करके हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है। देखिए आप लोगों को फिजिक्स क्लास 10 का फिजिक्स तीसरा चैप्टर सब कुछ बता दिया गया है। अब हम आप लोगों को बताएंगे न्यूमेरिकल। उसमें पहला सवाल दिया है, आसानी से हल करेंगे। पहला सवाल दिया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से, मान लीजिए वायु होगा, सघन माध्यम में आती है जल हो जाएगा। विरल कहने का मतलब ऊपर के जो परमाणु बनावट है उनके परमाणु दूर दूर हैं और नीचे का जो सघन माध्यम उनके परमाणु नजदीक नजदीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कहेंगे लेकिन जो ऊपर वाला होगा वो विरल होना चाहिए, नीचे वाला सघन होना चाहिए। देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः, हमने आपको बताया आपतन कोण को साइन आई से लिखते हैं। साइन आई इक्वल टू दिया है आप लोगों को, यानी आई का मान, क्योंकि उसमें कहा गया था कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन है, तो यहां पर सिर्फ आई का मान दिया है। आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश होते हैं। आई का मान दिया है 45 अंश और आर का मान दिया है 30 अंश, ये हो गया। फिर आगे पूछ रहा है तो तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष, तो सापेक्ष किसके साथ लगा, मान लीजिए प्रथम को 1 कर दिए और द्वितीय माध्यम को 2 कर दिए। तो कहा है प्रथम माध्यम के सापेक्ष, पहले n लिखेंगे, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष तो पहला आगे आ गया क्योंकि इसके सापेक्ष, इसमें सापेक्ष जुड़ा है, तो जिसमें सापेक्ष जुड़ता है उसे n के बाईं तरफ कर देते हैं, 1 and 2 हो गया इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर, और भी लिख सकते हैं v1 अपान v2। क्यों, क्योंकि पहले में प्रकाश की चाल बटे दूसरे में प्रकाश की चाल, इसको भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो अभी इस समय आपको साइन आई साइन आर का मान दिया है, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, साइन आई का मान दिया है 45 अंश अपान साइन आर का मान दिया है 30 अंश। देखिए 1n2 इक्वल साइन 45 अंश का मान होता है 1 अपान कर्डिव 2, फिर अपान साइन 30 अंश का मान होता है 1 अपान 2। अब देखिए इसके आगे 1n2, इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कर्डिव 2, फिर इनटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 अपान 1 हो गया। अब देखिए 1n2 इक्वल टू 1 अपान कर्डिव
टू इंटू टू को लिख सकते हैं दो बार, कर्डिंग टू इंटू कर्डिंग टू अपॉन वन। अगर कर्डिंग टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर टू आ जाएगा, तो कर्डिंग टू से कर्डिंग टू कैंसिल हो गया, तो इसलिए 1n2 इक्वल टू क्या बचा है, एक को छोड़ दे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कर्डिंग टू अपॉन वन आएगा, जिसे हम लिखते नहीं है इक्वल टू कर्डिंग टू का मान होता है 1.414, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आ गया 1.414। समझ में आया? अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी जल को W से लिखते हैं, वायु को A से लिखते हैं, तो कहा है जल का वायु के सापेक्ष, यानी बीच में n लिखेंगे, कहा है वायु के सापेक्ष, यानी सापेक्ष A में लगा तो A हो जाएगा, पीछे हो जाएगा W इक्वल टू दिया है जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो गया। उसके बाद आगे दिया है एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, एक अन्य पदार्थ का, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, A S W A M जो भी आप ले सकते हैं ले लीजिए, तो कहा इसमें कि एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष, यानी A लगा वायु के सापेक्ष लगा, इसलिए A आगे हो जाएगा ANS इक्वल टू दिया है 5/2। फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न को, एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष का है तो SN/W हो जाएगा इक्वल टू क्या, यानी पूछा है जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष इसमें जुड़ा, इसलिए ये आगे हो जाएगा SN/W, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए SN/W को लिख सकते हैं, W पीछे है इसलिए यहां पर हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष उस ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक। कहने का मतलब इसमें उल्टा होता है, जो W पीछे है, आपको देखिए SN/W है तो इक्वल टू कहेंगे, पहले W वाला लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे फिर आगे वाला लिखेंगे वायु के सापेक्ष ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक। तो देखिए उल्टा है, W को हम पहले लिख दिए, यहाँ पर इसमें बाद में, यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं, और जो पहले उसे यहाँ पर बाद में लिख दिए, तो SN/W दोनों का मान रखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 फिर अपान वायु के सापेक्ष कुछ ठोस पदार्थ का अपवर्तनांक 5/2 इक्वल 4/3 इंटू 2/5। यहाँ जब इंटू लगाएंगे तो ये राशि उल्टी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 3 15, तो जो हमारा अपवर्तनांक आ गया कितना आ गया 8/15, क्या आ गया 8/15। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तीन राशि दिया है, वायु जल कांच, कहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु के सापेक्ष उल्टा हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है कितना, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 1/3 व 1/2 है, तो पहले जल है तो जल वाला दिया है 1/3 और 1/2 है। फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष, कांच कहाँ है इसलिए कहेंगे कांच, देखिए वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु का फिर से जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष का है इसलिए जी आगे हो जाएगा NW इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या है GNW इक्वल टू W पीछे है इसलिए यहां से हम लेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्यों? क्योंकि फार्मूला देखिए याद करने का एक आसान तरीका है,
GNW पूछ रहा है और आपको A दिया है, तो आप कहेंगे W पीछे, इसलिए इसे पहले लिखेंगे। वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक और बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। अब फार्मूले में रखेंगे GNW इक्वल टू वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक था 1/3, फिर अपान पूरे के बटे हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1/2। तो GNW इक्वल टू 1/3 इंटू ये पूरी राशि उल्टी हो जाएगी 2/1 हो जाएगा। तो GNW इक्वल टू हो जाएगा 2 का 2, 3 का 3, यानी जल कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक या जल का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक हो जाएगा 2/3। दोस्तों देखिए, अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।